गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 3 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और डेली न्यूज़पेपर को आपको जो एनालिसिस चाहिए होता है उसके लिए आप लोग जा सकते हैं मेरे चैनल पे और वहाँ से जो एक न्यूज़पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसको सेव कर सकते हैं, या फिर आपको ऊपर भी अभी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहाँ से आप सेव कर लीजिएगा। खैर चलिए चलते हैं। पहला आर्टिकल जो इसमें बात कर रहा है वो है हैवी इजरायली बॉम्बिंग कंटिन्यू। संडे का दिन है, बहुत छोटा सा हमारा न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल नहीं है, एक्सप्लेन नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। क्या कह रहा है कि हमने कल इसके बारे में देखा था कि कैसे जो हैवी बॉम्बिंग हो रही है, 193 लोगों की कल ही यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। कब ये सीज फायर चल रही थी पहले लगातार 7 दिनों से, किसने ये सीज फायर करवाई थी? कतर ने ये एक तरीके से मिडिएट करके करवाया था कि देखिए आप इनके होस्टेजेस जो आपने बनाए हुए हैं उनको छोड़ दीजिए। 4 दिन की ये सीज फायर थी, यानी रोक थी, पूरे युद्ध था, जो गोला बारूद जो हथियार इधर से उधर चल रहे थे उस सब पे रोक लगी हुई थी। लेकिन ये 4 दिन की जो टेम्पररी लग गई थी वो 7 दिनों तक बढ़ गई थी। उधर से वो लोग जो गाज़ा के लोग हैं वो होस्टेजेस जो उन्होंने बनाए हुए थे उनको छोड़ रहे थे, इधर इज़राइल के अंदर वो आ रहे थे। लेकिन जब बाद में उन्होंने छोड़ना बंद किया तो फिर से इज़राइल ने उनके ऊपर हमला किया। और इज़राइल की ये हेल्थ मिनिस्ट्री का बोलना है कि वो यहाँ पे 400 से ज़्यादा जो मिलिटेंट हैं उनको टारगेट कर रहे थे, उनको मारना चाहते थे। लेकिन गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का ये बयान आया कि सिविलियंस 193 सिविलियंस की यहाँ पे डेथ हुई है। नॉर्मल जो लोग थे, जो जिनका कोई आस्था वास्ता था ही नहीं हमास के ग्रुप के साथ, उनके। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है यूएस की तरफ से। क्या पॉइंट है? देखिए, हमने 4-5 या 15-20 दिनों पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि सी राजा मोहन द्वारा लिखा गया था। उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया था कि अब गाज़ा का क्या होगा। गाज़ा के ऊपर आप भी मान लीजिए हमास ग्रुप वहाँ से ख़त्म भी हो जाता है, देन व्हाट? ठीक है, उसी के जवाब में उन्होंने बताया था कि लास्ट, उन्होंने बहुत सारे मतलब कि पॉसिबल एक्शंस बताए और उन्होंने लास्ट जो पॉसिबल एक्शन बताया था वो बताया था कि कैसे अब ये चीज़ सौंप दी जाएगी आपके पैलेस्टाइन अथॉरिटी के ऊपर जो वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं। क्या है वेस्ट बैंक? चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा इज़राइल, जो कि इज़राइल बीच में है, ठीक है। इधर है आपका वेस्ट बैंक, इसी की दूसरी तरफ में इस तरह वेस्ट बैंक, और इधर है गाजा स्ट्रिप, बहुत छोटा सा। तो ये जो 2 चीज़ें आप देख पा रहे हैं ना, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रूल करती थी पीएलए। जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से आप समझ पाएंगे कि पहले वो ईस्ट पाकिस्तान होता था और वेस्ट पाकिस्तान होता था। वहाँ पे अलग गवर्नमेंट है, यहाँ पे अलग गवर्नमेंट है। इधर गाज़ा के अंदर रूल करती थी जो गवर्नमेंट, वो थी हमास। अब ये हमास को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है ना कमला हैरिस, उनका बोलना है कि हमें यहाँ पे दोनों जगह पे पीएलए का ही रूल चाहिए है, राइट। पैलेस्टाइन की जो ये लिबरेशन अथॉरिटी, इसी का यहाँ पे रूल चाहिए है, ऐसा इनका बयान आया। ये पहले ही हम समझ चुके थे कि ऐसा कुछ होने वाला है 15-20 दिनों पहले से ही। इसके अलावा यहाँ पे देखने की बात है कि कैसे कतर के अंदर मोसाद, इजराइल की जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे मोसाद बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ रो है, इसी प्रकार से उधर मोसाद है। तो मोसाद के कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो अभी कतर के अंदर गए हुए हैं, क्योंकि कतर एज अभी भी मीडिएटर का काम कर रहा है। वो अभी भी इसको रोकना चाहता है, समस्या को सुलझाना चाहता है। और वो कह रहा है कि अभी से पहले जो हमने होस्टेजेस को छुड़वाया था वो बच्चे और महिलाएँ थी, उनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएँ थी। लेकिन अभी जो अदर पीपल है उनके लिए भी यहाँ पे काम हो सकता है। सीज फायर को आप रोक दोबारा से वो कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, तो क्योंकि जो भी आप अटैक करें उसको रोक दीजिए बेसिकली, और सो दैट अभी जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट निकल के आए। नेक्स्ट हमारी जो आर्टिकल आता है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा सा आर्टिकल है। क्या बोल रहा है? साउथ कोरिया लॉन्चेस फर्स्ट मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट। तो साउथ कोरिया का इस बार 5 मिलिट्री की जो सैटेलाइट्स है वो यहाँ पे लॉन्च करने का आपका मिशन है। क्यों है? अभी तक साउथ कोरिया की एक भी ऐसे सैटेलाइट नहीं है जो उनकी खुद की डिफेंस से रिलेटेड हो। अब ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो कि उसका कॉम्पिटिटर है, या एक तरीके से कहीं एनिमी आप नेशन मान सकते हैं, उन्होंने भी अपनी पहली एक स्पाई यहाँ पे की थी। 1-2 हफ्ते पहले ही उन्होंने एक स्पाई सैटेलाइट किया, तो उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ इन्होंने भी किया। कहाँ से किया? स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है, और स्पेस एक्स जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है वहाँ से इन्होंने किया है, वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से, ठीक है। तो उसी के थ्रू जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्कोन 9 रॉकेट।
फाल्कन 9 रॉकेट। तो ये आपकी छोटा सा आर्टिकल था, छोटी सी न्यूज़ थी, कोई ज़्यादा खास नहीं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे, जो कि होता है इंडियन एक्सप्रेस संडे का। आप देखिए ये, और पहला आर्टिकल है, दैट्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कि रिटायर्ड जजेस कंट्रोल आर्बिट्रेशन विद अ टाइट फिस्ट। क्या बात हो रही है, देखिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि जुडिशरी है क्या। जुडिशरी में अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है वो इंटीग्रल जुडिशरी है, मतलब फेडरल नहीं है। फेडरल से क्या मतलब है कि आपकी पावर से पावर है। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो फेडरल है, आपकी राज्य की सरकारें अलग होती हैं, उनके ऊपर सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी सेंटर की यूनियन जो है वो अलग है, तो ये बिल्कुल अलग अलग है, राइट। लेकिन जुडिशरी में क्या होगा कि सबसे नीचे आपका, सबसे ऊपर आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आएगा हाई कोर्ट, उसके नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे आएगा आपका मुंसिफ के जो ऑफिस होते हैं, या फिर जो और ग्राम पंचायत वगैरह के ऑफिस होते हैं, ग्राम न्यायालय होता है। तो ये सब करते करते, और यहाँ पे अपील की भी आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ से आपने कुछ अपील की, ऊपर चली जाइए, यहाँ से कोई निर्णय आपको लगा ठीक नहीं हुआ, हाई कोर्ट चले जाइए, यहाँ से निर्णय है सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप सिर्फ रिट के टाइम पे जा सकते हो, जब आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान पहुँचा रहा है, और खासकर वो दोनों जगह पे जा सकते हैं। स्टेट कर रहा है तब भी आप जा सकते हैं, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर आपको कर रहा है तो भी आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। ये हमें थोड़ा बहुत जुडिशरी का समझ में आया। अब हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमारी जो जुडिशरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कल ही आर्टिकल आया हुआ था कि क्या लॉ के अंदर अभी रिफॉर्म करने की बात हो रही है, तो जुडिशरी की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। चलिए पहले जुडिशरी की प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि जुडिशरी के इश्यूज़ हैं। जैसे पहला इशू आप देखेंगे कि जुडिशरी के ऊपर बहुत सारा बर्डन है। हम लगातार 1 महीने से पढ़ रहे हैं, हमें अभी तक भी, कल भी हमने देखा है कि कैसे इंडिया के अंदर 4 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर हम देख पाएंगे कि केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट कोर्ट के अंदर 4 करोड़ से भी ज़्यादा। और अकेला जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी लगभग 30 लाख केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये हमने देखा कि बहुत बर्डन है जुडिशरी के ऊपर। दूसरा इशू क्या है कि कम है, जो आपके जुडिशियल मेंबर हैं, जो आपके कोर्ट्स के आपके जजेस हैं, वो यहाँ पे कम है, जिस वजह से ये जो आपका निपटारा है केसेस का वो टाइम पे टाइमली नहीं हो पाता है। जुडिशियल मेंबर कम है। सुप्रीम कोर्ट की अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो हम पाएंगे कि सिर्फ 34 ही वहाँ पे इंक्लूडिंग CJI अभी तक जज बन पाए हैं। पहले जब ओरिजिनली बनाया गया था 1950 में तो 8 जजों से शुरुआत हुई थी, और फिर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट इसको बढ़ा बढ़ा के 34 तक लेके जा चुका है। थर्ड इशू देखते हैं। थर्ड इशू क्या है कि थोड़ा महंगा होता है हमारा ये, कि आम आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो नॉलेज की कमी है, राइट। कि आपको मतलब बेसिकली कोई लॉयर ही करना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी को कोई केस करवाना है तो, या कुछ भी बोलना है तो उनका आपका एडवोकेट चाहिए उधर वो प्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें, उसके अलावा महंगाई की प्रॉब्लम है कि बहुत चीप नहीं है, राइट, नॉट चीप, कि सस्ता नहीं, आम इंसान यहाँ तक पहुँच नहीं पा जाए। तो 3-4 जो कारण है ना, इन्हीं की वजह से यहाँ पे, इन्हीं के सॉल्यूशन में सरकार कह सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं अलग अलग कानून लाए गए हैं विद इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। उन्हीं में से कुछ कानून जो थे वो थे ADR के। क्या होता है ADR? ADR होता है आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये क्या है, इसमें भी अलग अलग तरीके से होती है। जैसे नेगोशिएशन हो सकता है आपका, ठीक है। अल्टरनेट से तो आप समझ में आ ही गया होगा कि अल्टरनेट कोई चीज़ जो अलग है, ठीक है, जो कोर्ट में नहीं हो रहा है लेकिन आपका फिर कहीं और हो रहा है। ये आर्टिकल में नहीं बताई गई ये चीज़ें, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए आर्टिकल समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि किस चीज़ में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है। जैसे कि मीडिएटर कौन बना हुआ है अभी, जैसे कतर बना हुआ है वहाँ पे, कि बीच में आके एक इम्पार्शियल इंसान है या इम्पार्शियल बॉडी है, कंट्री है, और वो बीच में आके कह रहा है कि मैं तुम दोनों से अलग हूँ लेकिन मुझे ठीक ये लग रहा है तो ये काम कर लो। उसके अलावा फिर यहाँ पे होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कि यहाँ पे आपका जो कोई भी फैसला जो लेगा, बीच में एक थर्ड पार्टी आएगी और वो फैसला लेगी, और वो फैसला आपके यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगा। जैसे नेगोशिएशन के अंदर कोई फैसला बाइंडिंग नहीं है, मीडिएटर है तो भी बाइंडिंग नहीं है, मानना ज़रूरी नहीं है आपने जो बात बोला है। लेकिन आर्बिट्रेशन अगर आप करवाएंगे ना, तो फिर जो फैसला निकल के आएगा वो आपके ऊपर आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये कुछ 3 तरीके के यहाँ पे हमने ADR के मैकेनिज्म देखे क्या क्या होता है। अभी इन्हीं ADR के नीचे हमने ADR कोर्ट वगैरह बनाए हुए हैं, ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं। जैसे आप एनवायरनमेंट का ट्रिब्यूनल देखेंगे,
कुछ इसी तरीके से वोटर के ट्रिब्यूनल, जो वोटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होता है, तो ये एक अलग तरीके के आपके कोर्ट ही हैं, जस्ट अल्टरनेटिव है कि यहाँ से आप ना आए। हाँ, लेकिन अगर आपका यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बन पा रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ना जाएं, या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डिपेंडिंग। जैसे जीएसटी का ट्रिब्यूनल है, तो अलग अलग ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं ताकि कोर्ट्स के ऊपर और ज़्यादा बर्डन ना बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जजेस बन कौन कौन सकता है। 2-3 तरीके के लोग जज बन सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट के अंदर जज बनने के लिए क्या चाहिए होता है, 10 साल का आपका या तो आप लॉयर होने चाहिए, या आपके पास और एटलीस्ट 5 साल का एज आप जज रह चुके होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया, इसी तरीके से एडीआर के लिए भी आपके क्राइटेरिया। और उस क्राइटेरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप रिटायर्ड जज हो सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर जो आपके हाई कोर्ट है उनमें एज अ जज रह चुके हैं तो भी आप एडीआर में आ सकते हैं। और यहीं से अब हमारा आर्टिकल शुरू होता है न्यूज़पेपर से। क्या बोल रहा है न्यूज़पेपर बोल रहा है कि जो रिटायर्ड जज है ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी एक टाइट फिस्ट बनाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं बहुत। आप अपने मुट्ठी बोलते हैं ना कि उसमें जकड़ ले रहा है एक चीज़ को, कि ये पूरा सिस्टम, एडीआर का पूरा सिस्टम उनकी मुट्ठी में आ चुका है। और ये बात किसने बोली है, ये बात बोली गई है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जो है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा यह बयान आया है। ऑल्दो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ डीवाई जो चंद्रचूड़ है, उन्होंने भी यहाँ पे इसमें हामी भरी है कि हाँ ऐसा कुछ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस को यहाँ पे एक कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है। क्या टैग दे दिया गया है, उनको टैग दिया है ओल्ड बॉयज़ क्लब का, कि जो ओल्ड बॉयज़ आप समझ ही पाए होंगे, तो ये क्लब सा उनका बना दिया है कि वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे और भी स्टेटमेंट्स आई हैं, बातें की गई हैं कि कैसे इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके अंदर इतना ज़्यादा एडीआर में रिटायर्ड जज आ गए हैं। और आप खुद देखेंगे अगर रिटायर्ड जज को ही यहाँ पे बार बार रखा जाएगा तो आप देखिए जो ये लॉयर है या जो और एकेडमिशियन है जिनका यहाँ पे एज अ जज वो बन सकते थे, उनके लिए चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और यहाँ पे तो 60 से 70% यही लोग रिटायर्ड जजेस ही हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दी है, एक नई प्रॉब्लम है। ये मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ से। इवेंचुअली प्रीलिम्स के क्वेश्चन में इतनी जगह नहीं है इसके आने की, लेकिन हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया। आर्बिट्रेशन हमने समझ लिया। आर्बिट्रेशन के ऊपर ये बात हो रही थी कि अगर कोई भी आर्बिट्रेशन जहाँ पे भी आएगा ना, वहीं पे आप समझ जाइए कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। एक पार्टी और एक पार्टी में डिस्प्यूट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, थर्ड पार्टी कोई नहीं आई है कि चलो मैं समझौता करवाता हूँ। अभी ये जो थर्ड पार्टी होगी ना, ये दोनों की सुनेगी अच्छे से, जो जिस तरीके से आपका केस चलता हो, उसके बाद ये जो भी फैसला बनाएगी, जो भी फैसला देगी, वो इन दोनों को मानना पड़ेगा। तो ये होता है आर्बिट्रेशन। नॉर्मली जैसे कोर्ट वगैरह में काम होता है वैसे इनमें काम हो रहा है, राइट। लेकिन मीडिएशन में और आपका जो नेगोशिएशन है उनके अंदर आपने फैसला दे दिया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये आपका एक बाइंडिंग फोर्स नहीं होती है कि आपको मानना पड़ेगा। तो ये हमने डिफरेंस भी समझ लिया है और प्रॉब्लम्स भी समझ लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये कह रहे हैं कि अभी अगर नया कानून लेके आने की भी ज़रूरत है ना इसके लिए, तो पार्लियामेंट को एक नया कानून लेके आना चाहिए कि वो हटा ही सकते हैं कि रिटायर्ड जजेस की, या रिजर्वेशन कर सकते हैं कि 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने ही मेंबर आने चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसे किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। PM meets Qatar Amir first time after death penalty to 8 ex-Navy men. Good conversation of bilateral ties, well-being of Indian community. मोदी, क्या हो रहा है कि हमें पता है कि कतर के अंदर हमारे जो 8 ex-Navy के पर्सोनल थे उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया था? इल्ज़ाम लगाया था, ऑल्दो ये इल्ज़ाम कतर की गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन कुछ एजेंसीज़ का ऐसा मानना है कि वो लोग स्पाई करने का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये लोग इजराइल के लिए यहाँ पे स्पाई करते हैं। ठीक है, अब इजराइल के लिए स्पाई कैसे करते हैं? क्योंकि ये दोहा में रह रहे थे और दोहा की जो एक कंपनी बेस्ड थी दुबई के अंदर, उस कंपनी के लिए ये काम करते थे उधर, और वहाँ पे इनको पकड़ लिया गया। उसके बाद जो इनके अलग से साथ में थे एम्बेसडर वगैरह, उनको इनसे मिलने नहीं दिया गया, इनको डेथ सुना दिया गया, जो वहाँ का फर्स्ट इंसेंट कोर्ट है जो। उसके बाद यहाँ पे इंडिया की तरफ से अपील लगाई गई और अपील के बाद उस अपील को अभी ऑलमोस्ट 2 महीने पहले एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब से ये सब हुआ है उसके बाद जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है वो मिले हैं शेख
तहमीम बिन हमदाद अल थानी दुबई के अंदर। दुबई में क्यों मिले हैं? क्योंकि दुबई में अभी COP28 चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 क्लाइमेट चेंज के ऊपर चल रही है। बहुत अच्छे से मैं इसको समझा चुकी हूँ बार बार, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी है तो याद हो जाएगा। क्या होता है COP28? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 क्लाइमेट चेंज के लिए हमेशा से ही आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगी, तो कभी भी COP आ जाए तो समझ जाइएगा कि ठीक है क्लाइमेट से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कौन करवाता है? यूनाइटेड नेशंस ये करवाता है। तो UN के ये अंदर आती है। कब बनी थी? 1994 में ये बनी थी। किसके अंडर बनी थी? 1992 में जब आपका अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो के अंदर, जो कि अर्थ समिट था। उस अर्थ समिट के बाद से यहाँ पे UN में एक आपकी एक बॉडी बनाई जाती है जो कि एनवायरनमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर बॉडी होगी, और उसी बॉडी के अंतर्गत यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कैसे उसी बॉडी के अंदर आपकी ये भी बनाया जाता है UN के अंदर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपका बन जाता है COP, और उसी के बाद से लगातार चल रही है। अब इसकी 28वीं मीटिंग हो रही है, 28वीं बार ये लोग बन रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से ये बात हुई थी। अब ये कहते हैं कि कतर के साथ ये कैसी मुलाकात, जो ये बहुत दिनों के बाद मिले, कैसा है सब कुछ। तो कह रहे हैं कि ठीक है, बायलैटरल टाइज के ऊपर बात हुई है, सब कुछ ठीक है, अच्छे से बात की गई है उनके साथ। वो भी अच्छी कन्वर्सेशन करने के बाद कह रहे हैं कि हम भी ठीक है, अच्छी बात है। जस्ट एक आर्टिकल था कि ठीक है, हमने इसमें COP को भी यहाँ पे देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नाउ लो फेयर फ्लाइट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू बांग्लादेश। क्या बात की जा रही है? GS पेपर 3 में आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस चीज़ के अंदर? डेवलपमेंट के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं क्या बात है। पहली बात यह है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की जो जगहें हैं, उनके जो एयर फ्लाइट्स हैं उनको चीप करके अंडर 4,000 से भी कम उनका रेट होगा, और उसको यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका बैंकॉक के साथ जोड़ा जा रहा है, थाईलैंड के साथ जोड़ा जा रहा है। जो ये कंट्रीज़ के जिनके लिए चीप पड़ेगा यहाँ पे आना घूमना, उनके एयर बाय एयर उसको जोड़ दिया गया। 2-3 हफ्तों के बाद से ही ये शुरू भी हो जाएगा। 4 नए रास्ते बनाए गए हैं। पहला जो नया रास्ता है किस स्कीम के अंदर बनाया गया है? उड़ान स्कीम के अंदर। अब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उड़ान क्या है? उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि उड़ान से क्या समझते हैं, किस चीज़ में रेलिवेंट है, क्या आया था। तो उड़े देश का आम नागरिक, दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो आम इंसान के लिए, कॉमन मैन के लिए थोड़ी चीप रहने वाली है, ज़्यादा महंगी नहीं होगी, और उनके लिए उसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का काम है, उड़ने का काम है, फ्लाइट का काम है। ये आप समझ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आसाम को यहाँ पे थाईलैंड से कनेक्ट किया जा रहा है। पहला जो हमारा रूट्स है वो है आसाम और थाईलैंड का। दूसरा जो रूट होगा वो होगा आपका आसाम और थाईलैंड प्लस यहाँ पे बांग्लादेश भी आएगा। तो बांग्लादेश तो बिल्कुल नज़दीक है। सेकंड जो रूट होगा वो होगा आपका मणिपुर का एंड यहाँ पे म्यांमार का। तो मणिपुर प्लस में म्यांमार आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ रूट होगा वो रूट होगा यहाँ पे त्रिपुरा टू बांग्लादेश। तो ये ही हमें पता है कि हमारी सबसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये 3 स्टेट है जो बिल्कुल लगती हुई है म्यांमार के साथ। तो इनका लगता है, तो त्रिपुरा से यहाँ पे जाया जाएगा आपका बांग्लादेश में। तो ये 4 रूट हैं जो अभी नए शुरू हो रहे हैं। फेयर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम आइडिया पेज पे पहुंच गए हैं। पिक योर हॉर्स इन 5 इलेक्शंस की बात की जा रही है। लिखा गया है पी चिदम्बरम द्वारा, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, और ये बताते हैं कि कैसे आपके 5 घोड़ों को सिलेक्ट करो। 5 इलेक्शन है अभी। आज हम जानते हैं कि पहली 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर इलेक्शन पूरे हो चुके हैं। आज उनका रिजल्ट आ जाएगा। कौन कौन सी स्टेट है? छत्तीसगढ़ है, आपकी तेलंगाना है, राजस्थान है, मिजोरम है, एंड बची हुई आपकी मणिपुर है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी मिजोरम है ना, उसके अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि मिजोरम की जो स्टेट होगी उसमें आपकी रीजनली मतलब जो आपके मतलब क्योंकि ये कांग्रेस से हैं, तो नॉर्मली ये इनका जो थोड़ा आर्टिकल होता है उसमें शायद आपको कांग्रेस के प्रति थोड़ी सी इनके पॉजिटिव विचार दिखे, और तो हमें उससे थोड़ा सा दूर रहना है कि हमें इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। जस्ट फॉर से कि क्या इनका मानना है? इनका मानना है कि मिजोरम में जो है वो कांग्रेस आ सकती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जो कि 2000 के अंदर जिसका जन्म हुआ था, छत्तीसगढ़ जो कि बहुत ही एक रिलेटिवली नई स्टेट है जिसमें हर साल कोई ना कोई चेंज होता रहता है। तो इनका मानना है कि इन्होंने कुछ डाटा दिया कि कैसे छत्तीसगढ़ में 3 बार से 2003 से लेते हुए 2018 तक लगातार बीजेपी की सरकार थी, और इस 3 साल के अंदर वहाँ पे वह पूरे स्टेट बन गया था। 3 साल नहीं, 3 बार में, ऑलमोस्ट 15 साल में। तो पूरे स्टेट बन गया था इंडिया की। ऑलमोस्ट 37% वहाँ के जो लोग थे वो गरीबी में जी रहे थे, लेकिन कांग्रेस आई और उन्होंने 40 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बाहर निकाल दिया। तो इम्पोर्टेंट नहीं है
मिजोरम में भी फिर से बात करें तो रीजनल पार्टीज़ का थोड़ा ज़्यादा आप देख पाएंगे। राजस्थान के अंदर भी कह रहे हैं कि द राइस बॉल ऑफ इंडिया भी इसको बनाने की कोशिश की गई है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब वो लोग वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है, तो नॉट रेलिवेंट फॉर अस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं लास्ट आर्टिकल, आंध्रा सेमी गारंटीड पेंशन विद एड्स ऑन कोड सेट द टेम्पलेट। क्या बात की जा रही है, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। पहले तो बात हो रही है कि आंध्रा के अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया मॉडल बोला है कि एम्प्लॉय की जो पेंशन की जाएगी। क्या है उस मॉडल का नाम? उस मॉडल का नाम है YSRCP, यानी कि युवा जना समारिका रथ्यू कांग्रेस पार्टी। ये क्या कह रहे हैं कि ओल्ड स्कीम जो पेंशन थी ना आपकी, उसको OPS को बदल के एक नई स्कीम गारंटेड पेंशन दी जाएगी, उसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होंगे। तो ओल्ड स्कीम को चेंज किया जाएगा, एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाएंगे, चलिए देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश गारंटेड पेंशन सिस्टम APGPS एक्ट 2023 के अंदर इसको लेके आया गया है, APGPS एक्ट 2023, और ये ही बता रहा है कि कैसे जो आपकी पेंशन है उसके अंदर क्या क्या एडिशनल यहाँ पे बेनिफिट लाए जाएंगे और क्या क्या चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी आपकी पेंशन होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आपकी फ्रॉम की जाएगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, इसमें लिखा गया चार्ज फ्रॉम, तो फ्रॉम की बात है, चार्ज ऑन नहीं किया जा रहा है, यानी ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो लिया जाएगा लेकिन फ्रॉम किया जाएगा। तो फ्रॉम में और चार्ज ऑन में क्या है, यहाँ पे अगर चार्ज ऑन आता, जो कि नॉर्मली हम प्रेसिडेंट वगैरह की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, UPSC के मेंबर्स की, इन सभी की जो आपकी सैलरी एंड पेंशन होती है वो चार्ज ऑन होती है। और चार्ज ऑन का मतलब क्या है कि आप इसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकते, इसको डिस्कस नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो लेकिन काट नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते, और वोटिंग नहीं की जा सकती पार्लियामेंट के अंदर। फ्रॉम क्या होता है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट, इसके ऊपर आप वोटिंग कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा किसी भी समय किया जा सकता है। और चार्ज ऑन को भी कम किया जाता है, लेकिन वो होता है सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान, आर्टिकल 360 जो है। लेकिन आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत नहीं आई है, तो अभी तक ऐसा कुछ किया गया भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहला बेनिफिट यहाँ पे होगा कि टॉप अमाउंट दिया जाएगा। ये क्या जाए, जो सबसे बेसिक सैलरी थी ना, लास्ट आपने जो निकाली थी किसी भी एम्प्लॉय के अंदर, तो उस बेसिक सैलरी का कम से कम उसको 50% तो मिलना ही चाहिए। ये बात है पहला बेनिफिट्स, ये तो नॉर्मली होता है। उसके बाद कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई जो एक काम कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए और उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जो वाइफ है उनको उनकी ये 50% उनको मिली थी। बेसिक सैलरी हम लगा लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, आपका इजी रहेगा समझने के लिए। अब उनको सैलरी थी उनकी 100 रुपये, उन्होंने लास्ट निकाली थी और अब उनको मिल रहे हैं 50 रुपये। अब हम, या फिर आप इसको 10,000 लगा सकते हैं, यहाँ पे 5,000 कर सकते हैं कि 50 रुपये किसको मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, बात यहाँ पे आ जाती है 5,000 रुपये पे, ये इनको मिल रहा है। अब इनकी डेथ हो जाती है, इनकी वाइफ जो है उनको यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे आपका उनकी डेथ हो चुकी है तो उनको 60% मिलेगा। अब उनको 60% इस 10,000 का नहीं मिलेगा, रेदर इस 5,000 रुपये का मिलेगा, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपये होगा, राइट। तो ये जो 3,000 रुपये के तकरीबन इनको मिलने वाले हैं, इनकी वाइफ को मिलेंगे। पहले रेगुलरली क्या होता था कि इनको 2,500 रुपये मिलते, 50% ही मिलता था, लेकिन अब इनको 60% दिया जाएगा। फिर ये कहते हैं कि और कुछ बातों का भी ध्यान रखा जाएगा, जैसे इन्फ्लेशन कितना आया है या कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो इन सभी चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा और अगर कुछ ऐड करना होगा तो ऐड किया जाएगा। फोर्थ ये कहते हैं कि कम से कम अगर शॉर्टफॉल हो जाता है ना, कि पेंशन देने के लिए कमी रह जाती है, थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो उसके अंदर भी यहाँ पे 10,000 रुपये तो कम से कम पेंशन के रूप में दिए ही जाएंगे किसी को भी। फिफ्थ ये कहते हैं कि सबसे जो एडिशनल एक और बेनिफिट है वो होगा हेल्थ केयर स्कीम, कि आपको हेल्थ केयर दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बात है कोई रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ओल्ड एज में आ चुका है तो उनको हेल्थ केयर की ज़्यादा ज़रूरत है भी। तो अगर कोई भी APGPS सब्सक्राइबर बनेंगे तो उनको फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, कि जब भी उनको जाना है वो जा सकते हैं। किसको चेंज करने वाली है, ये जो मॉडल होगा ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसी को यहाँ पे चेंज करेगा, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम। और
अब ये कहते हैं कि इसके बाद जैसे कि OECD द्वारा एक बार पेंशन सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया था कि इंडिया के जो एवरेज रिटर्न्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू किसी और कंट्री के, यानी कि हमारे यहाँ से जो सैलरी जाती है, पेंशन जाती है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वो भी आपको इंटरेस्ट है किसी भी, क्योंकि अब इंडिया चेंज हो रहा है। देखिए डेवलपिंग कंट्री से इंडिया चेंज ट्रांसफॉर्म होकर बन रहा है डेवलप्ड कंट्री, बना नहीं है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन में होने की वजह से अब ये अमर्जिंग इकोनॉमी से तो बहुत बड़ा है, जो अभी अभी अच्छे से मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो अभी अमर्ज कर रही है, पैदा हो रही है ढंग से, तो उनसे तो एक अच्छे तरीके से, इसलिए इंडिया खुद को एज अ ग्लोबल साउथ का लीडर बता पा रहा है। क्या है ग्लोबल साउथ? जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई टेरिटरी नहीं मानी जाती है कि ठीक है इक्वेटर से ऊपर ग्लोबल नॉर्थ हो गया, इक्वेटर से नीचे ग्लोबल साउथ हो गया, नहीं। यहाँ पे जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको एज अ ग्लोबल साउथ बोल दिया गया है, ठीक है। और इंडिया खुद को उनका लीडर बता रहा है। इंडिया कह रहा है कि नहीं, मैं आप लोगों की समस्याओं को, क्योंकि मैं G20 का मेंबर हूँ, क्योंकि मैं UN में अच्छा वो है, तो मैं आप लोगों की समस्याओं को सामने रखूँगा, आप लोगों को जो प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तो वो एज अ लीडर डेवलप हो रहा है, और ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री से ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पर पहुँच चुका है। और यहीं पर हमारा आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा सा न्यूज़पेपर था, कुछ ज़्यादा जानने के लायक था नहीं, बस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2-4 बातें पढ़ ली हैं। और थैंक यू सो मच जो अभी तक इस न्यूज़पेपर को यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।